नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपने यहाँ पे शाम को जो एमसीक्यू चल रही है वो यहाँ पे आज अपना पेपर देंगे कि 2011 सेकंड ग्रेड का पेपर यहाँ अपन सोल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आज ही अपन क्लास के अंदर शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड 2011 का पेपर देखेंगे, किस प्रकार का पेपर आया था। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड, ध्यान रखना है सेकंड ग्रेड 2011 का पेपर है उसका लेवल देखेंगे। और अब जो इसी के आधार पर दोस्तों थोड़ा बहुत उसमें पैटर्न चेंज होता है। इसी के आधार पर लगभग अपना यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड 2023 का पेपर अपने को देखने को मिलेगा। कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें पैटर्न हो जाता है तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से क्लासेस देख के उसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। और दोस्तों, इस भर्ती के अंदर अपन ये भी देखेंगे इस पेपर में कि कितने % इसमें यहाँ पे डिलीट और बोनस दिए गए थे वो भी देखने वाले हैं, कितने % इसमें रहे थे वो भी देखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर अपन यहाँ पे पैटर्न देखते रहेंगे। तो क्लास को एक बार जरूर शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। फिर अपन यहाँ पे शुरू करने वाले किस प्रकार का पेपर था, लेवल किस प्रकार का था वो आप आसानी से देख सकते हैं। और कितने % इस पेपर में आप कर सकते हैं प्रेजेंट तैयारी के आधार पर वो भी आप जरूर बताइए। तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड 2011 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। ये कथन किसका है दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट रहती है डेफिनेशन। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की सारी क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। कथन किसका है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 1। और इसका जो यहाँ पे दोस्तों आंसर माना गया था 2011 के अंदर, ध्यान रखना है, वो रहेगा JF विलियम्स। JF विलियम्स इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 सेकंड ग्रेड में इस प्रकार का पेपर पूछा गया था, तो आप इसमें कितने % सही करते हैं। साथ ही में दोस्तों अब जो पेपर लगेगा सेकंड ग्रेड का उसका लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ के आएगा, तो उसको आप कवर करने के लिए अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप आसानी से सभी क्लासों को बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो आप जो डिफरेंस है वो आसानी से कवर कर पाएंगे, क्वेश्चन का भी पता लग जाएगा। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो मैंने बताया था दोस्तों ये प्रश्न पूछा ही जाता है। कल पिछली 1-2 प्रश्नोत्तरी अपन ने कल की में या फिर परसों की प्रश्नोत्तरी में अपन ने सिलेक्ट किया था कि ये प्रश्न 100% पूछा जाता है हर वैकेंसी में कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास करना, ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ध्यान रखना है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप ये मैंने बताया भी था शुरू में कि प्लेटो और अरस्तु आपको दोनों कंफ्यूज करते हैं। प्लेटो और अरस्तु, अगर दोनों में से एक आ जाता है ऑप्शन में तो अपन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं वो अपन ने मैंने बताया था। तो 2011 में मैंने बताया था दोस्तों, 2011 में इसका आंसर क्या माना गया है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है प्लेटो। क्यों दोस्तों, मैंने बताया था कि सबसे पहले सुकरात का यहाँ पे ध्यान रखना है, सुकरात का शिष्य कौन था, तो वो ध्यान रखना प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन था, तो वो अरस्तु। तो यहाँ पे इस प्रकार दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो सबसे पहले अपने को प्लेटो इसका आंसर करना पड़ता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों 4 देखे। मदिरा सिरा जिसे अपन हेमस्ट्रिंग, ध्यान रखना है यहाँ पे मदिरा सिरा नाम अटपटा है लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो हेमस्ट्रिंग मिलेगा। तो मदिरा सिरा हेमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग होता है, किस में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, हेमस्ट्रिंग किस में पाई जाती है, हेमस्ट्रिंग ध्यान रखना है जांग में पाई जाती है, लेकिन पीछे की तरफ यानी पोस्टीरियर जांग में पाई जाती है। ये अपना पैर का पोर्शन हो गया, यहाँ पे जांग में पीछे की तरफ पाई जाती है। तो ये क्या करती है, घुटने को मोड़ने का, कोहनी को मोड़ने, तो यहाँ पे सीधा सीधा अपने पास आंसर निकल के आ गया प्रश्न नंबर 4 में, वो रहेगा यहाँ पे घुटने को मोड़ने का, यानी फ्लेक्शन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों 5। और आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों 2011 में ये पेपर पूछा गया था, तो अब जो प्रश्न पेपर पूछा जाएगा उसका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के
आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। जो शारीरिक शिक्षा के आधारभूत है, बेस हैं, उनको शक्ति कौन प्रदान करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैज्ञानिक तथ्य, तत्वज्ञानी अवधारणाएं, सांस्कृतिक परंपराएं या सामाजिक व्यवहारिकता। प्रश्न नंबर 5 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का वो रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कौन प्रदान करते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्य ध्यान रखना ये प्रदान करते हैं। और ये प्रश्न तो दोस्तों 2018 में भी पूछा गया था, रिपीट प्रश्न होते ही रहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। शारीरिक दक्षता क्षमता है दोस्तों, फिजिकल जो शारीरिक दक्षता क्षमता जिसे अपन फिजिकल एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। आपके पास लगभग 1-2 दिन के अंदर कंटिन्यू अपन जितने भी पेपर लगे हैं उनको भी सॉल्यूशन करवा देंगे। डीएसएसबी से संबंधित हो गए, केवीएस से संबंधित हो गए, राजस्थान अदर स्टेट हरियाणा, इनसे संबंधित अपन आसानी से कवर पेपर को करेंगे। बार बार यही क्वेश्चन घूम के आते हैं सभी में, तो वो अपने देख लेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 देखें दोस्तों। शारीरिक दक्षता क्षमता है कौन सी रहेगी दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दैनिक कार्य करने की। दैनिक कार्य अपन संपन्न कर लेते हैं वो अपनी फिजिकल फिटनेस हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों 7, प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं उसमें मुख्य शारीरिक विकलांगता वो कौन सी अपने को देखने को मिलती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस या अरोजल। दोस्तों लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण आती है, अपन इसको बार बार पढ़ते हैं शर्मीलेपन के कारण। तो प्रश्न नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों काइफोसिस, जो गर्दन के पीछे कुबड़ से निकल के आ जाता है, जिसे अपन पश्च कुबजता के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं, हंच बैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। सभी प्रकार के अपने को नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। शारीरिक विकलांगता होती है दोस्तों, जो शारीरिक विकलांगता है वो किसके कारण होती है वो ये अपने को यहाँ पे बताना है। संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, अत्यधिक आहार के कारण या रोग के कारण। अब दोस्तों ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ये उस टाइम में बोनस दिया गया था, ध्यान रखना इसमें बोनस दिया गया था। क्यों, इसके अंदर जो विकलांगता है शारीरिक विकलांगता वो 2 कमी से हो सकती है, या तो कुपोषण से हो सकती है और रोग के कारण भी हो सकती है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसमें बताए गए थे, तो यहाँ पे बोनस इस पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक विकृति दूसरी, ध्यान रखना एक विकृति है वो दूसरी विकृति के विकास का कारण बनती है, यानी एक विकृति दूसरी विकृति को पैदा कर देती है होती है। अतः नोकनी जो जुड़ने खुलने का कारण है, यहाँ पे नोकनी है वो क्या किसके कारण हो रही है। नोकनी का मतलब होता है दोस्तों जो अपने पैर है, ये पैर दोनों आपस में टकराने लग जाते हैं, घुटने हैं इनके टकराने लग जाते हैं। एक विकृति दूसरी विकृति का कारण बन रहे, तो नोकनी किसके कारण आ जाएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 बताना है और सही आंसर रहेगा तो फ्लेट फुट होते हैं, चपटे पैर होते हैं, इसके कारण कौन सी विकृति आ जाती है, तो वो नोकनी विकृति आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे ट्रम्पोलिन होती है वो किस खेल में होती है, ध्यान रखना है। ट्रम्पोलिन, एक्रोबेटिक, एरोटिक, ये किससे संबंधित होती है, तैराकी, बाउलिंग, तलवारबाजी या जिम्नास्टिक। दोस्तों आपने आसानी से समझा होगा, जो ट्रम्पोलिन हो गई, एक्रोबेटिक हो गई, ये यहाँ पे सभी होते हैं वो जिम्नास्टिक से संबंधित। ध्यान रखना है किस क्या सही रहेगा, जिम्नास्टिक से संबंधित इसकी शब्दावली और जिम्नास्टिक के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर जिम्नास्टिक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है। ध्यान रखना है दोस्तों, सोशोलॉजी के अनुसार पूछा गया है यहाँ पे कि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक उपयोगी होता है, साधक होता है, वो कौन सा रहेगा। धन, कला, साहित्य या संस्कृति। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 भी। तो मानव को समाजशास्त्र के अनुसार जोड़ कर देखे तो वो अपने का कल्चर या संस्कृति के अनुसार वो उसके विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चले दोस्तों यहाँ पर 11 प्रश्न देख लिए हैं। एक बार क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे किसी प्रक्रिया का धुरी सदैव समतल पर बनता है। ध्यान रखना है यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, किसी प्रक्रिया का धुरी सदैव समतल पर बनता है। अधिक कोण, नगण्य कोण, न्यून कोण या समकोण। देखिए दोस्तों ये प्रश्न शारीरिक शिक्षा भर्ती 2011 का प्रश्न है।
कैसा प्रश्न है? ऐसा लगता है जैसे कोई मैथ का प्रश्न हो, गणित से संबंधित प्रश्न हो। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है समकोण। ध्यान रखना है समकोण। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न मेरे को तो यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा लगता है जैसे गणित का प्रश्न हो, 100% किसी प्रक्रिया का दूरी सदैव समतल पर बनता है तो समकोण। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे 13, खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? दोस्तों कौन सा लीवर है जो खेल कूद में सबसे अधिक प्रभावित होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? इजी रहेगा दोस्तों। जो टाइप्स ऑफ लीवर है, लीवर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगर नहीं देखा है आपने क्लास तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। और सबसे कम ज़्यादा काम आने वाला रहेगा, खेलों में देख लो चाहे ज़िंदगी में देख लो, तो वो कौन सा लीवर रहेगा दोस्तों? यहाँ पे तीसरी श्रेणी का 3rd क्लास लीवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे कम वो दूसरी श्रेणी का लीवर शरीर में कम पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, न्यूटन का द्वितीय नियम है। दोस्तों न्यूटन है, न्यूटन की गति का सेकंड नियम अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों न्यूटन 3 नियम दिए थे। जो फर्स्ट नियम है उसे अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड जो नियम है इसे अपन त्वरण का नियम बोलते हैं या संवेग का नियम बोलते हैं। तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो सेकंड नियम कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे? प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण या संवेग का नियम इसे अपन कहते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इजी प्रश्न है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। पैर की अंगुलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? दोस्तों पैर की अंगुलियां है टिपटोज, टिपटोज बोल दिया अपन ने, पढ़ा रखा है खूब अपनी क्लासों में कि पैर की अंगुलियों पर अगर शरीर को उठाते हैं तो कौन सा लीवर आ जाएगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 में बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टिपटोज पर अगर पैरों की अंगुलियों पर पूरे शरीर को उठाते हैं तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2nd क्लास लीवर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं चाहे उसका उत्तर मैं गलत ही बताता हूं तो वो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आरपीएससी के अनुसार ही रहेगा। यानी अपन अपने हिसाब से नहीं बता रहे, आरपीएससी उस टाइम में क्या आंसर मानी थी वो मैं इसका बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ कल की प्रश्नोत्तरी में भी एक प्रश्न यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताए थे कि सर इसका ऑप्शन ये गलत है। जो लोहार की जो 2 खनिज संबंधित थी मैंने उसके अंदर नौली क्रिया बता दी थी, हालांकि वो क्रिया थी, ध्यान रखना है उसके अंदर कौन सी कपालभाति क्रिया थी, तो उसको करेक्शन कर लेना है आपको। बार बार उसके बारे में कमेंट करना गलत है, क्योंकि इतने प्रश्न अपन करते हैं तो उसमें एक आध प्रश्न अपना यहाँ पे गलत हो जाता है, बताते हैं दूसरा लेकिन हो जाता है कोई दूसरा, तो इसमें अपने को यहाँ पे हो जाता है एक आध प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद कौन सा है? यानी खेल की चोटों से संबंधित चिकित्सा में सर्वप्रथम कौन सी अपन यूज करते हैं? क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब हो गया ठंडी जल चिकित्सा, ठंडी जल चिकित्सा जिसमें बर्फ आ गई, ठंडा पानी आ गया, इमर्सन, आइस बैग, और ये अपन यहाँ पे सभी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 17। प्रश्न नंबर 17 थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? दोस्तों खेलों के अंदर जो पुनर्वास है रिहेबिलिटेशन बोलते हैं अपन इसे, तो वो क्या करने से होता है? इन्हें चोट लग गई, चोट लगने के बाद खिलाड़ी वापस ग्राउंड में जा सके, इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? तो वो अपने को प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम के नाम से जानते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइज इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? दोस्तों यहाँ पे चपटी पीठ है, इसका संबंध शरीर के किस भाग से रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। सर्वाइकल भाग से, थोरेसिक भाग से, लंबर भाग से या सैक्रम भाग से? चपटी पीठ प्रश्न नंबर 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है थोरेसिक भाग से। यानी थोरेसिक भाग होता है अपने यहाँ पे वटीबरी होती है दोस्तों, ये वटीबरी होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें ऊपर की जो 7 होती है उस सर्वाइकल जो गर्दन का निर्माण करती है, 12 होती है उसे अपन थोरेसिक कहते हैं, जो यहाँ पे चेस्ट का निर्माण करती है, पीठ का निर्माण करती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक भाग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। दबाव से हड्डी का टूटना आमतौर पर होता है। दोस्तों अगर प्रेशर लगता है तो दबाव से हड्डी टूट जाती है, वो आमतौर किस पे होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 3rd ग्रेड में भी दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, थोड़ी सी उसकी शब्दावली अलग थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है उस टाइम में क्या माना गया था। दबाव से जो हड्डी टूटती है दोस्तों
हड्डी में टूटना आमतौर पर किस में रहेगा, तो वो दबाव ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किसी में भी हो सकता है, चाहे वो बूढ़े व्यक्तियों में हो सकता है, नवयुवकों में, महिलाओं में और बच्चों में, तो वो दबाव से हड्डियाँ टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके एक समान माने गए थे, इसलिए यहाँ पे इसको बोनस दिया गया था। ध्यान रखना प्रश्न नंबर 19 में बोनस दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, एक गर्मी लू में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की प्राथमिक उपचार देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति है, ध्यान रखना है, गर्मी यानी लू है, लू के अंदर पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का इलाज अपन दे सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना चाहिए, उसको कुछ समय और सूर्य के सामने रखना चाहिए, उसको 1 गिलास ठंडा पानी देना चाहिए, पीड़ित या बीमार को चारों तरफ से घेरना चाहिए। कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी से यहाँ से दिक्कत होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति हो, वह संकुचन विधि कहलाती है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशी संकुचित हो रही है परंतु उसमें कोई गति भी हो रही है, तो वो कौन सी रहेगी, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या काइनेटिक। प्रश्न नंबर 21 में बताना है दोस्तों। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑप्शंस दिखाई देने में दिक्कत हो गई थी। दोबारा से देखिए इस प्रश्न को, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो, यहाँ पे न शब्द है दोस्तों, यहाँ पे न हो, तो वह संकुचन विधि कहलाती है। ध्यान रखना उसमें गति क्या है, नहीं हो रही है, यहाँ पे गति नहीं हो रही है, तो वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे आइसोमेट्रिक विधि। ध्यान रखना सही आंसर इसका माना गया था आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, शरीर पर सबसे लंबी मांसपेशी, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। खूब बार देखते हैं और बहुत बार इस प्रश्न को बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जिसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं, तो सही आंसर इसका प्रश्न नंबर 22 में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सार्टोरियस जो जांघ के अंदर पाई जाने वाली मांसपेशी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से संबंध है। दोस्तों ट्राइसेप्स मांसपेशी है, इसका किस प्रक्रिया से संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ट्राइसेप्स कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो अपना अपर आर्म होता है, और ये अपना एल्बो कोनी का जॉइंट हो गया, ये अपना लोअर आर्म हो गया, ये अपना हाथ वाला पोर्शन हो गया। तो अपर आर्म में सामने बाइसेप और पीछे की तरफ होती है वो ट्राइसेप्स होती है। तो ट्राइसेप्स पेशी क्या कर रही है वो अपने यहाँ पे बताना है। 23 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों वो कोनी का विस्तार। ध्यान रखना है, कोनी का विस्तार यानी एक्सटेंशन कर रही है, कोनी का फ्लेक्शन नहीं कर रही है, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन करने का कार्य, कोनी को वापस ले जाने का कार्य वो बाइसेप्स करती है, और उसको वापस फैलाने का कार्य है दोस्तों वो ट्राइसेप्स करेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 बता देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 सेकंड ग्रेड का पेपर देख रहे हैं, उसका लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे 2013 से भी संबंधित पेपर अपन जल्दी ही करेंगे। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी मसल्स कौन सी पूछी गई है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24, और इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी तो वो जबड़े की मसेटर होती है, ध्यान रखना जबड़े की, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में वो नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस इसको क्या माना गया था, बोनस दिया गया था। ध्यान रखना यहाँ पे बोनस दिया गया था। वैसे अपन यहाँ पे जबड़े में अगर नहीं होती है दोस्तों तो दूसरी अपन यहाँ पे मानने वाले हैं दोस्तों, वो दूसरी अपन यहाँ पे ध्यान रखना दूसरी अपन क्वाड्रिसेप्स मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे बोनस दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 देखें दोस्तों। क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है दोस्तों, यहाँ पे सोलियस मांसपेशी है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पाँव के निचले भाग में, हाथ का अगला भाग, पैर का उपला भाग या धड़, सोलियस मांसपेशी। प्रश्न नंबर 25 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों पाँव के निचले भाग में, यानी जो अपना पैर होता है पैर के निचले भाग में, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके सबसे विपरीत कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करने वाली मांसपेशी भी ये सोलियस ही रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, बाइसेप्स फीमोरिज मांसपेशी के
आंदोलन से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्द देखिए, आप शब्दों को भी बहुत समझना पड़ेगा। यहाँ पे आंदोलन शब्द दिया गया, प्रश्न में पूछा गया था कि बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी है, ये मुख्यतः उत्पन्न होने वाली क्या प्रक्रिया क्या करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों बाइसेप्स फेमोरिस है, किसका भाग है, ये फेमोरिस का मतलब दोस्तों ये जांग की मांसपेशी है, लेकिन हेमस्ट्रिंग होती है अपनी, हेमस्ट्रिंग के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। हेमस्ट्रिंग में 3 मांसपेशी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस। अब मैंने अच्छे से बता रखा है दोस्तों थ्योरी की क्लासों में। तो ये जो अपनी पीछे मांसपेशी पाई जाती है, पीछे हेमस्ट्रिंग, उसका भाग है बाइसेप्स। तो ये क्या करेगी, प्रश्न नंबर 26 में ये घुटने का आकुंचन, ध्यान रखना है, घुटने का आकुंचन करेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 का आंसर माना गया था दोस्तों, घुटने का आकुंचन। चले दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, शारीरिक बनावट सूचक है। दोस्तों शारीरिक बनावट किसका सूचक है, वो अपने को यहाँ पे बताना। शरीर का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, शारीरिक योग्यता का। 27 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, शारीरिक जो बनावट है वो व्यक्तित्व है, इसका यहाँ पे सूचक रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, कौन से कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं, जो फिजिकल फिटनेस है इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आप अपनी तैयारी का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 का पेपर भी इतना लेवल में है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे अभी भी। तो कौन से कारण से शारीरिक दक्षता को प्रभावित करता है, शारीरिक क्रिया कारण, शारीरिक बनावट कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या उपयुक्त से भी। प्रश्न नंबर 28 का जो माना गया था दोस्तों, वो यहाँ पे ये सभी इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को किस रूप में भी जाना जाता है, यानी चिकित्सा से संबंधित जो गतिविधियाँ है उसको किस रूप में अपन जान सकते हैं। एसोसिएट संचालन, मेडिकल, जिम्नास्टिक, यौगिक आसन या जर्मन संचालन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और वो आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है, मेडिकल जिम्नास्टिक इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। और दोस्तों आप कितना स्कोर करते हैं इस पेपर के अंदर, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 का पेपर है 2011 का, इसमें आप 130 में से कितना स्कोर करते हैं वो जरूर बताना आप लास्ट में। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मांसपेशियाँ जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती है उसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ में 30 बताना है दोस्तों, इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो सही आंसर रहेगा 30 के अंदर वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्रोणी से, यानी श्रोणी मेखला होती है दोस्तों, वहाँ से कूल्हे पे आने वाली सभी मसल्स का यहाँ पे उद्गम होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, आदर्श धावन पथ माना जाता है, यानी आदर्श धावन पथ को अगर इंग्लिश में देखें तो अपन स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है दोस्तों, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो कितने मीटर का माना जाता है। दोस्तों स्टैंडर्ड ट्रैक में लाइनें कितनी होती है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक में ध्यान रखना 8 लाइनें तो कम से कम होती है, उससे ज़्यादा 10 तक लाइन उसमें हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रैक में 8 लाइन अनिवार्य होती है। और प्रश्न नंबर 31 में 400 मीटर का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, डकैथलॉन में होते हैं दोस्तों, यहाँ पे डकैथलॉन में क्या होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 2011 में, डकैथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन, इनको इस प्रकार अपने को यहाँ पे याद करना है। तो डकैथलॉन में क्या होते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, 4 तो ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, यानी 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट, टोटल इसमें 10 इवेंट होते हैं और 10 इवेंटों को 2 दिन तक, 5 फर्स्ट दिन 5 सेकेंड दिन इसमें करवाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों 33, कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है। एक या दो प्रश्न ध्यान रखना, 1 या 2 प्रश्न गेम से रिलेटेड खिलाड़ियों को पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जिस प्रकार 2022 में पूछा गया था जगसीर सिंह वाला, बास्केटबॉल से संबंधित, हैंडबॉल से संबंधित, ये खिलाड़ी पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा पूनिया किससे संबंधित रहेगी दोस्तों 33 में, वो ध्यान रखना है एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में भी कौन सा यहाँ पे, तो वो डिस्कस थ्रो, यानी चक्का फेंक से डिस्कस थ्रो से रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है। तो पुरुषों की जो डिस्कस होती है इसका वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों 1-2 दिन की अपन महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। एक लगभग 200 से 300 क्वेश्चन की अपन यहाँ पे एथलेटिक्स से संबंधित क्लास लेकर आएंगे एक, तो उसमें अपन यहाँ पे सभी को कवर कर लेंगे। और जल्दी मैं 1-2-4 दिन के अंदर यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, ध्यान रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसी क्लास लेकर आ रहे हैं जिससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो वो क्लास आप जरूर देखना, करंट अफेयर्स की क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे पुरुषों के लिए डिस्कस होती है, इसका वजन कितना होता है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 में सही आंसर माना गया था 2 kg। और महिलाओं की डिस्कस का वजन ध्यान रखना है वो 1 kg होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाली कारक कौन सा है। यानी खेल सामग्री अपन खरीदते हैं तो उसमें सबसे अधिक अच्छी ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मूल्य उसका ध्यान रखना है, स्रोत, उपयोगिता या गुणवत्ता, सबसे अच्छी अपने को क्या रखना है, तो वो अपने को यहाँ प्रश्न नंबर 35 में सही आंसर रहेगा तो गुणवत्ता, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उसकी क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे सुशील कुमार है, इसका संबंध किस खेल से है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आसानी से आप बता दोगे दोस्तों। अगर ये पेपर में आपको प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इस वक्त मिलता है तो आप इसमें कम से कम 100+ क्वेश्चन करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न पेपर लेवल 2011 का है। और अब जो लेवल आएगा दोस्तों थोड़ा सा इससे बेहतर लेवल आएगा, अच्छा लेवल आएगा। तो इसमें आपके 100 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। लास्ट में मेरे को ज़रूर बताना है इसको। तो प्रश्न नंबर 36 में देखिए दोस्तों यहाँ पे कुश्ती से यानी रेसलिंग से संबंधित रहेगा सुशील कुमार। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, भारत का खेल मंत्री कौन है। दोस्तों उस टाइम में प्रश्न पूछा गया था 2011 में, भारत का खेल मंत्री कौन है। तो मैं आपको बताऊं उस टाइम में सुरेश कलमाड़ी था, ध्यान रखना सुरेश कलमाड़ी उस टाइम में था, जिस 2010 के अंदर जो अपने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली के अंदर, और 2011 में ये पेपर पूछा गया था तो उस टाइम में सुरेश कलमाड़ी था। लेकिन प्रेजेंट में अगर भारत का खेल मंत्री पूछा जाए तो वो अनुराग ठाकुर रहेगा, ध्यान रखना अनुराग ठाकुर भारत का खेल मंत्री रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 38, प्रश्न नंबर 38, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ऑफ साइड का नियम है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी। खेलों से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है, उसके नियम से संबंधित क्वेश्चन भी खूब बनते हैं दोस्तों। तो 38 में रहेगा इसका सही आंसर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। फुटबॉल, ध्यान रखना है ऑफ साइड का नियम किससे संबंधित आता है, फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है, यानी कौन सी है वो खेलने की सतह नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सतह मतलब सरफेस नहीं है। पॉलीग्रास, एस्ट्रोटर्फ, टेराफ्लेक्स या साइबैक्स। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइबैक्स है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसकी फ्लैग खेलने की सतह या सरफेस नहीं है। पॉलीग्रास हो गई, एस्ट्रोटर्फ हो गया, टेराफ्लेक्स हो गया, ये यहाँ पे सभी सरफेस होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कप, ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू कप है वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों 1-2% ट्रॉफी से संबंधित पूछे जाते हैं, अनिवार्य था। 2022 थर्ड ग्रेड में पूछे गए थे ट्रॉफी से संबंधित। तो जवाहरलाल नेहरू कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा, 40 में बताना है। तो चलिए दोस्तों सही आंसर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना है कप है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। और इसको जो वहाँ पे माना गया था और बोनस दिया गया था, वो बोनस क्यों दिया गया था ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को नोट करके इसको स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में मेरे को बताना कि सर इसका ऑप्शन जो जवाहरलाल नेहरू कप है वो किस खेल से संबंधित है और इसको क्यों यहाँ पे बोनस दिया गया था। प्रश्न नंबर 40 में बोनस दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया है, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ध्यान रखना है कोच है या प्रशिक्षक है, ट्रेनर होते हैं कोच प्रशिक्षक, उनको दिया जाता है। साथ ही में दोस्तों द्रोणाचार्य 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर। लाइफ टाइम श्रेणी में देखें दोस्तों तो वो अपने को ध्यान रखना है 15 लाख रुपये दिए जाते हैं और रेगुलर श्रेणी में इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों 85 में 1985 में 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों 42, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे। दोस्तों आप
ऑप्शन एडवांस आंसर नहीं देना चाहिए आपको, एडवांस आंसर नहीं देना है, सोच समझ के देते रहना है। एडवांस देने से कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे, इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों, ध्यान रखना है 1896। प्रश्न नंबर 42 में 1896। और प्राचीन ओलंपिक खेल वो 776 ईसा पूर्व, ध्यान रखना है वो 776 ईसा पूर्व, उनको भी दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों, ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं। ओलंपिक है वो हर बार कितने समय बाद होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। लेटेस्ट जो 32वां ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक था, तो अब यहाँ पे कब होगा, तो वो 2024 के अंदर, ध्यान रखना है 33वां ओलंपिक होगा पेरिस के अंदर। तो कितने साल बाद हो गए दोस्तों, तो वो 34 वर्ष होते हैं, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 43 में वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रत्येक 34 वर्ष यहाँ पे ओलंपिक होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 शब्द है एक डबल फोल्ट, ये इसका प्रयोग किस में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शब्दावली संबंधित क्वेश्चन है। डबल फोल्ट शब्द है वो किस में यूज किया जाता है, टेबल टेनिस में, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में या टेनिस में। डबल फोल्ट की बात की जा रही है प्रश्न नंबर 44 में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो बताया गया था यहाँ पे टेनिस में ये इसका सही आंसर माना गया था शब्द डबल फोल्ट से संबंधित। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में प्रथम बार विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें विजेताओं को पहली बार गोल्ड मेडल दिए गए थे। प्रश्न नंबर 45 में बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहली बार जो गोल्ड मेडल दिए गए थे, लेकिन इसको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका बोनस दिया गया था। अब वो बोनस क्यों दिया गया था वो आपको बताना है। वैसे तो अगर गोल्ड मेडल दिया गया था वो 1908 में भी दिया गया था, लेकिन पूर्णतः गोल्ड मेडल पूर्ण सोने से बना हुआ, ध्यान रखना पूर्ण सोने से बना हुआ गोल्ड मेडल वो 1912 में दिया गया था, 1912 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इसको बोनस दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, ओलंपिक झंडे के रिंग किसका इशारा करते हैं। दोस्तों ओलंपिक झंडे में जो 5 रिंग होती है वो किसका इशारा करती है, ये 5 रिंग होती है दोस्तों, वो किसका इशारा करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 46 और सही आंसर माना गया था दोस्तों वो 5 महाद्वीप, ध्यान रखना 5 महाद्वीपों का या 5 जो कंटेंट है दोस्तों उनसे संबंधित इसको यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1984, 23 जून 1894 में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है 47 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है इसके भी लूसाने शहर में, ध्यान रखना लूसाने में रहेगा, ये इसका सही आंसर माना गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई। यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो महिलाओं ने ओलंपिक में सन 1900 के ओलंपिक में भाग ले लिया था, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 48 में। लेकिन इसको अपने को यहाँ पे क्या माना गया था दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ 1900, इसमें बोनस दिया गया था। क्यों कि महिलाओं की जो भागीदारी है ओलंपिक में वो 1904 के अंदर ही हो गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों अपन इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आरपीसी के द्वारा माना गया था 2011 के अंदर वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक झंडे में बना पीला गोल्ड किस महाद्वीप को दर्शाता है। दोस्तों ओलंपिक झंडे में जो 5 रिंग होती है उसमें से जो पीली रंग है वो कौन से महाद्वीप को यहाँ पे दर्शाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। BYBGR ध्यान रखना है, जो BYBGR इसका कलर होता है BYBGR, यानी ब्लैक, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो येलो है, पीला है, वो किसको दर्शाता है। प्रश्न नंबर 49 में बताना है और सही आंसर माना गया दोस्तों यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, इसको यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज पहली बार कब प्रयोग किया गया। ओलंपिक खेलों का उत्सवीय ध्वज है वो पहली बार कब प्रयोग किया गया था। तो ओलंपिक ध्वज की बात कर रहे हैं जो कुबर्टिन द्वारा बनाई गई थी।
तो बनाया कब गया था दोस्तों? 1913 में बनाया गया था। 1914 में वो बन गए, इसको मान्यता मिल गई थी। ध्यान रखना, 1913 में बन चुका था। 1914 में वो आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिल गई थी। लेकिन पहली बार कब पहराया गया था? तो वो 1920 के एंड फॉर ओलंपिक में इसको पहराया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51 देखे दोस्तों। यहाँ पे बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। दोस्तों बच्चों की शारीरिक वृद्धि है वो बहुत तेज होती है, कौन सी यहाँ पे आयु में होती है, वो अपने को यहाँ पे पूछा गया है। साइकोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों ये वाला। तो प्रश्न नंबर 51 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 51 में। बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है वो सबसे तेज 3 वर्ष तक की आयु, ध्यान रखना 3 वर्ष तक की आयु होती है, उसमें सबसे तेज होती है। ये इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 52, लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा, यानी ध्यान रखना है लड़कों की अपेक्षा कौन से साल में लड़कियों की वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों कि लड़कियों की वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है लड़कों की अपेक्षा कौन सी ईयर में होती है, लेकिन वो अपने को यहाँ पे बताना है 52 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 13 से 19 साल। ध्यान रखना 13 से जो 19 साल है, जिसे अपन बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जिसे अपन किशोरावस्था बोलते हैं यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किशोरावस्था। तो यहाँ पे लड़कियां सर्वाधिक तीव्र गति से अपनी ग्रोथ करती है, वो किशोरावस्था 13 से 19 ईयर की एज में रहेगा, इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? दोस्तों यहाँ पे कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? लगातार अपन ने पिछले 2-3 जो प्रश्न उत्तरी है 2-3 दिन लगातार पीछे अपन बार बार प्रश्न देख रहे हैं। कालक्रमिक आयु, कालक्रमिक आयु। देखिए दोस्तों ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था। तो कालक्रमिक आयु क्या होती है? प्रश्न नंबर 53 का आंसर तो वो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो दिन महीना और वर्ष, ध्यान रखना है दिन महीना और वर्ष इसमें होती है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका सही आंसर रहेगा कालक्रमिक एज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक टाइप बॉडीज है? दोस्तों यहाँ पे एस्थेनिक टाइप बॉडीज है, इसका अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पिकनिक, जिस प्रकार पिकनिक होती है, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक, ये क्रिसमस से संबंधित वर्गीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे एस्थेनिक का मतलब क्या बताया गया था? प्रश्न नंबर 54 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पतला, छिलछिले और छाती वाला, ध्यान रखना है, वो इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों 55। प्रश्न नंबर 55, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता, कौन सा दर्शन शास्त्री है जिसे आदर्शवाद का जनक कहते हैं? प्रश्न नंबर 55 में सही आंसर बताना है दोस्तों, और वो इसका सही आंसर माना गया था, वो ध्यान रखना है प्लेटो। आदर्शवाद का जो जनक माना गया था, आइडियलिज्म का, वो ध्यान रखना है प्लेटो को माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? दोस्तों यहाँ पे महाकाव्य काल का टाइम पीरियड पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना। एक प्रश्न दोस्तों आपको टाइम पीरियड से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 में जो सही आंसर माना गया था दोस्तों महाकाव्य काल से संबंधित, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57, पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। दोस्तों जो पैलेस्ट्रा है वो प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, वो अपने यहाँ पे बताना है। पैलेस्ट्रा से प्राचीन यूनान था, उसमें क्या कार्य था पैलेस्ट्रा का? प्रश्न नंबर 57 बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एक कुश्ती का विद्यालय था। ध्यान रखना पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में क्या था? एक कुश्ती का स्कूल या विद्यालय था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देगा दोस्तों। अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा है वो किस खेल से संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहे, शेयर और लाइक करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों जो पेपर आए हुए हैं पिछले, उनका भी अपन रिवीजन करवाएंगे। कुछ दोस्तों के बार बार कमेंट आते हैं सर पुराने वाले पेपरों का एक बार रिवीजन करवा दो आप, तो उनको भी अपन बीच बीच में लेते रहेंगे। तो आज अपन ने शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 2011 का पेपर ले लिया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 58,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा है वो कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 देखें दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित है। जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है वो किस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। अनुभव एवं सूझबूझ, परंपराएं एवं रीतियाँ, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम या दार्शनिक विचार। प्रश्न नंबर 59 बताना है और जो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों वो ध्यान रखना है, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम ये इसके सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 देखें दोस्तों, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जिस YMCA है इसकी स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तो प्रश्न आपको बता दूं मैं, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। YMCA तो इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बनता ही है, जिसे अपन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। जो 1920, ध्यान रखना है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, SC बक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 रहेगा, सही आंसर 1920 YMCA मद्रास के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61, सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। दोस्तों सिगमंड फ्राइड है, इसको किस सिद्धांत का पिता माना जाता है। अभिप्रेरणा का, मनोविश्लेषण का, संबंधवाद या समांतरवाद। सिगमंड फ्राइड रहेगा। वैसे सिगमंड फ्राइड दोस्तों व्यवहारवाद से संबंधित रखते हैं, व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं, लेकिन कौन सा सिद्धांत दिया था तो वो मनोविश्लेषणवाद से इसका सही आंसर रहेगा 61 का, मनोविश्लेषणवाद माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों, मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो छात्र होते हैं शारीरिक शिक्षा के, उनको क्यों पढ़ाई जाती है ये पूछा गया है। ये प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, ये स्वभाव में से संबंधित है, ये सीखने में सहायता करती है, ये खिलाड़ियों को उत्साहित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 और इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, बोनस दिया गया था। इस प्रश्न में क्या दिया गया था, बोनस दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे जो फैक्ट है वो यहाँ इसके सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका कारण क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश एवं वातावरण के कारण या समाज के कारण। 63 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे 63 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वंश और वातावरण दोनों इसका प्रभाव रहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पे दोनों का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64, पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। यानी कौन सा सीखने का नियम नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको दो ऑप्शन और है मैं उनको भी कवर कर लेता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। यानी अपने को क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है, कौन सा नियम सीखने का नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या गति एक्सरसाइज का नियम। दोस्तों सीखने के नियम ध्यान रखना है, थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे 3 नियम और 5 गुण नियम, 3 मुख्य नियम और 5 गुण नियम दिए गए थे। तो उसमें तैयारी, प्रभाव और प्रतिक्रिया ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 64 में तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, गतिविधि एक्सरसाइज का नियम, तो यहाँ पे कौन सा नियम नहीं है 64 में ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ध्यान रखना है दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू देखे तो वो क्या माना गया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। चाहे अब ये इसका आंसर क्या रहेगा वो आप बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर प्रतिक्रिया का नियम वो यहाँ पे नहीं है। सीखने का नियम ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया का नियम नहीं माना गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65 देखे दोस्तों, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी। सीखने के जो सिद्धांत है इसकी थ्योरी किसने दी है वो अपने यहाँ पे बताना है। 65 में बताना है दोस्तों, सीखने के सिद्धांत की थ्योरी होगी या सीखने के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। जो 3 नियम दिए गए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और तीसरा नियम कौन सा दिया गया था, यानी तत्परता, प्रभाव और तीसरा नियम अभ्यास का नियम, ये 3 नियम यहाँ पे दिए गए थे। साथ ही में दोस्तों 5 इसने गौण नियम भी दिए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना। व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार, व्यक्ति का अनुभव या व्यक्ति की अभिवृद्धि के अनुसार। उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में पूछा गया है 66 में। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 66 में जो आंसर माना गया था
वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, यानी प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है, 67 बताना है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों, आपको बहुत जल्दी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड पर्सन है उसकी भी क्लास लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अपने को मिल जाएगी। तो आप क्लास से जुड़े रहिए, आप एक अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। बार बार क्लासों को ध्यान रखना है दोस्तों, एक क्लास को एक बार देखने से आप ध्यान रखना है कवर नहीं कर पाएंगे, एक क्लास को बार बार देखने से आप नॉलेज को स्थायी कर लेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बार बार क्लासें, लगभग 150 से 200 क्लासों आप डाल दी गई है, उसको बार बार रिपीट करते रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 67 में सही आंसर देखिए दोस्तों, वो यहाँ पे माना गया था पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना है, वो प्रशिक्षण में स्थानांतरण माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68, शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है। दोस्तों शारीरिक कौशल है, फिजिकल स्किल्स है, उसको सीखना संबंध रखेगा, किसके द्वारा रखेगा, 68 में बताना है। तो कोग्निटिव सीखने से, प्रभाव के सीखने से, मोटर के नियम सीखने से। तो यहाँ पे 68 के अंदर जो आंसर माना गया था वो इन सभी के सीखने से यहाँ पे ध्यान रखना है, शारीरिक कौशल का सीखना माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों, संवेग को परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे संवेग है, इसको परिभाषित किया गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अनुभव करने पर, ऑर्गेनिज्म के विचलित होना, भविष्य का डर या स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, संवेग को परिभाषित किया गया 69 में बताना है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे बोनस माना गया था, संवेग को जो परिभाषित किया गया था वो यहाँ पे बोनस माना गया था इसमें। और जब तो मैं आपको एक बार जरूर बताऊं, आप कमेंट कर में क्लास खत्म होने के बाद में जितने भी बोनस वाले क्वेश्चन है उसमें बोनस देने का रीज़न या कारण क्या है वो आप मेरे को जरूर क्वेश्चन के सीरियल वाइज, जैसे 69 है इसमें बोनस क्यों दिया गया था उसका आप मेरे को अपने अकॉर्डिंग अपना जो सुझाव है वो जरूर देना कि क्यों सर इसमें ये माना गया था, तो ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपका जो लेवल है सोचने का जो इसके क्वेश्चन के प्रति वो क्या है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों, कौन से सीखने के नियम को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुपयोग का नियम। कौन सा सीखने का नियम है जिसे अपन उपयोग और अनुपयोग यानी यूज एंड डिसयूज का नियम भी अपन उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 और जो सही आंसर माना गया था ध्यान रखना है वो अभ्यास का नियम है जिसे अपन उपयोग और अनुपयोग के नियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। जो विशेष शिक्षण विधि होती है वो किस पर निर्भर करेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। 71 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो विशेष जो शिक्षण विधि है वो किस पर निर्भर करने वाली है, अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करेगी। ध्यान रखना, जो अध्यापक जो टीचर होता है उसकी कुशलता उसके परफॉर्मेंस पर यहाँ पे निर्भर करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 72, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। लगभग अपन ने बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ लिया है दोस्तों अपन कि शारीरिक शिक्षा के अंदर कौशल सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ये प्रश्न मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बार बार रिपीट होता है। जिस प्रकार सर्वांगीण विकास वाला प्रश्न रिपीट होता है ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। तो 72 में जो आंसर माना गया था दोस्तों वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि इसमें सही माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73, निम्न में पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से जो पाठ्य योजना है लेसन प्लान है उसका कौन सा सिद्धांत नहीं है। दोस्तों पाठ्य योजना से संबंधित इस प्रकार की जो थ्योरेटिकल दोस्तों जैसे जनसंपर्क हो गया, पाठ्य योजना हो गई, ओपी सीटिंग हो गई, साथ ही में निर्णायक संगठन हो गया, प्रशासन हो गया, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आप सिर्फ दिमाग या सोच के आधार पर ही क्लियर कर पाएंगे क्योंकि इसका 80% नहीं मिलेगा। जिस प्रकार कितनी भी गाइड पढ़ दो आप, कितनी भी क्लास ले लो, लेकिन आपकी बुद्धि विकसित हो गई उसी के आधार पर सोच कर आप इन प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। 73 में देखें दोस्तों, पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है तो वो अध्यापक का अनुभव है इसका सही आंसर माना गया था। यानी उम्र व लिंगभेद है पाठ्य योजना के सिद्धांत में आता है, गर्म करना यानी वार्मिंग अप, और उन्नति यानी इसकी परफॉर्मेंस चेक करना, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे 74, एक सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक की बात पूछी गई है, पर्यवेक्षक है, एक सुपरवाइजर में गुण नहीं होना चाहिए।
वो अपने काम पे कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? समर्पण का गुण, उद्देश्य पूरा करने का बोझ, अनुसरण योग्यता या स्वार्थी। 74 में सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे स्वार्थी। इसमें तो अपने को यहाँ पे इजी मिल जाता है, क्योंकि इन जो टॉपिक होते हैं सुपरविजन वो लगे, पाठ योजना हुई, इनमें अपन साइकोलॉजिकल बेस से ही क्वेश्चनों को हल करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75 देखें दोस्तों। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। वैसे नॉकआउट में क्या होता है, एक बार टीम हारने पर क्या हो जाती है, प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। लेकिन कौन सी पद्धति है नॉकआउट की जिसमें दोबारा भी खेलती है? सिंगल, डबल, बेगनल वाइड या नॉकआउट कम लीग। 75 में इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे डबल नॉकआउट है। इसके अंदर एक बार टीम हार जाती है तो भी उसको खेलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76 देखें दोस्तों। 11 टीमों में 22 की संख्या कितनी होगी? दोस्तों 11 टीम है, उसमें 22 की संख्या कितनी है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब 22 निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे 22 होती है, उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2, यानी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार अपन लेते हैं। तो 11 से बड़ी कौन सी रहेगी? 16 रहेगी। तो 16 में से अपने को यहाँ पे घटाना है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। 76 में क्या माना गया था? 5 इसका सही आंसर रहेगा, 5 बाई दी जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77। पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागमन है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे पाठशाला में जो शारीरिक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम है उनको ख्याति प्रदान करने वाला उपागमन कौन सा है? शिक्षण, शिक्षकगण, विद्यार्थी, विज्ञापन या अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 में जो माना गया था दोस्तों वो इसका सही आंसर माना गया था। ध्यान रखना है डी इसका सही आंसर क्या माना गया था? अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धा इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों। पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। दोस्तों पर्यवेक्षण सुपरविजन है, उसका मौलिक केंद्र है वो कौन सा रहता है वो अपने यहाँ पे बताना है। मौलिक केंद्र यानी सबसे ज़्यादा उसको किस पर फोकस करना होता है। और दोस्तों पेपर कैसा लग रहा है 2011 का सेकंड ग्रेड का पेपर, उसके बारे में भी अपने विचार बताइए कि सर इजी है, हार्ड है या लेवल के अनुसार है फिलहाल भी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 में जो आंसर माना गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं वो इसमें यहाँ पे बोनस दिया गया था। अब बोनस क्यों दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें बोनस दिया गया था, उसका रीज़न आपको कमेंट बॉक्स में प्रत्येक का रीज़न एक बार जरूर बताना है कि सर इसमें ये होना चाहिए था। दोस्तों पर्यवेक्षण होता है उसमें मौलिक केंद्र हमेशा रहता है, क्या रहता है? सीखने की स्थिति, सामग्री प्रबंधन, तथ्यों के रखरखाव पर, प्रतियोगिता का कार्यक्रम। तो पर्यवेक्षण का मतलब यहाँ पे सभी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाला कारक है। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन है उसमें जो टाइम टेबल बनाया जाता है समय सारणी उसको प्रभावित करने वाला कारक विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता, वातावरण या उपरोक्त सभी। 79 का आंसर क्या बताएगा? तो यहाँ पे 79 का जो आंसर माना गया था दोस्तों वो सभी यहाँ पे माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80 देखे दोस्तों। इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया? इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया? ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे एज इट इज प्रश्न अपन उठा के लेकर आए हैं 2011 के पेपर के, लेकिन थोड़ी सी अपने यहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, नहीं भी आती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सी इसका सही आंसर माना गया था, यानी रेडियो और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। ध्यान रखना इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इसका कौन सा यहाँ पे सिद्धांत नहीं है? भार की बढ़ोतरी, क्रिया की मितव्यता, प्रशिक्षण की बारंबारिता या निरंतरता। 81 में क्या आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे? तो वो यहाँ पे क्रिया की मितव्यता, ये इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 82। प्रश्न नंबर 82। भार दर होती है दोस्तों, भार की दर होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भार दर यानी इसे अपन लोड भी बोलते हैं, लोड डेंसिटी या लोड जो रेट है वो भी इसे अपन कहते हैं। भार दर कैसी होनी चाहिए?
प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, वो इसका माना गया था भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। ध्यान रखना, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83, प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है दोस्तों। प्रशिक्षण है उसमें माइक्रोसाइकिल है, इसकी अवधि कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों ये शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 का पेपर देख रहे हैं अपन, सेकंड ग्रेड का। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे भी बेहतर क्वेश्चन और इससे भी लेवल के, जो प्रेजेंट में लेवल के क्वेश्चन है, इससे भी डीपली क्वेश्चन है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके जितनी भी प्रश्नोत्तरी दी गई है उनको आप बार बार रिवीजन करके उनमें देख सकते हैं, क्योंकि अब जो पेपर आएगा वो इस लेवल से बढ़ के आएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से प्रत्येक क्लास को बार बार रिपीट करके देखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 83 माइक्रोसाइकिल है, वो सबसे छोटा चक्कर होता है, ध्यान रखना है। तो 83 का इसमें आंसर माना गया था दोस्तों 5 से 10 दिन। ध्यान रखना, 5 से 10 दिन इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84, विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। इस विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, विस्फोटक शक्ति है, इसका मापन किससे करेंगे अपन? शटल दौड़ से, सिटअप से, खड़ी सीधी कूद से, या भुजा लटकाना। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो एक जगह से, ध्यान रखना इसका आंसर क्या माना गया था 84 में, वो ध्यान रखना है खड़ी सीधी कूद। ध्यान रखना है यानी एक जगह से, यानी इस जगह खड़ा है तो एक साथ जंप लगा के आगे कूदना, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाता है। जंप के साथ में कूदना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे गामक कौशल है, उसको सीखने की उत्तम विधि कौन सी है? जो मोटर स्किल्स है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, 5 प्रकार की, उनको सीखने की उत्तम विधि कौन सी रहेगी? अनुकरण, अभ्यास, अवलोकन या स्मृतिकरण। 85 का आंसर माना गया था दोस्तों, वो यहाँ पे अभ्यास यानी प्रैक्टिस इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, गामक गुणकाय निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं। दोस्तों यहाँ पे गामक जो गुण है वो निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये ऐसे कैसे प्रश्न है, इसमें लैंग्वेज में भी अपन ने चेंज नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार लैंग्वेज को भी घुमाया गया था थोड़ा बहुत। तो जो गामक गुण है निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं, तो सही आंसर माना गया था 86 का, वो माना गया था दोस्तों यहाँ पे क्रीड़ा कौशल। ध्यान रखना, जो खेल स्किल्स है, गेम्स स्किल है, इसको माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87, बेलास्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बेलास्टिक है, लगभग 2-3 प्रश्नोत्तरी पिछली जो लगातार ले रहे हैं उसमें इस प्रश्न को मैंने बार बार सम्मिलित किया था। तो बेलास्टिक जो प्रशिक्षण तरीका है वो किसको डेवलप करता है? 87 में इसका आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को विकसित करने की ये विधि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाती है, तो वो कौन सी नहीं है? जॉगिंग, कैलेस्थेनिक्स, परिधि प्रशिक्षण या साइकिलिंग। एरोबिक की क्रिया नहीं है, नहीं है पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे। 88 का जो आंसर माना गया था दोस्तों वो ध्यान रखना परिधि प्रशिक्षण, जिसे अपन सर्किट ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। परिधि प्रशिक्षण यहाँ पे एरोबिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, शरीर गरमाना करता है। दोस्तों शरीर गरमाना करता है, क्या करता है वो अपने घर पे बताना है। हृदय गति को कम करता है, शरीर व मांसपेशियों तापमान को बढ़ाता है, फेफड़ों की गोलियों को बढ़ाना, या इनमें से कोई नहीं। शरीर गरमाना करता है यानी जो वार्म अप करते हैं, ध्यान रखना वार्म अप करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है 89 में, और इसका आंसर माना गया था दोस्तों शरीर व मांसपेशी तापमान है उसको बढ़ाते हैं अपन वार्म अप के कारण। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90 देखें दोस्तों, 90 प्रश्न नंबर 90, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है। यानी एरोबिक क्रिया कौन सी है जो मनोरंजन के काम आएगी, वो अपने यहाँ पे बताना है। कैलेस्थेनिक, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या साइकिलिंग। दोस्तों आप प्रश्न के लेवल पर देख सकते हैं 2011 में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। अब तो 10 साल बाद में, आप 10-12 साल बाद में किस प्रकार के लेवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 90 और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे तालबद्ध व्यायाम, जिसे अपन रिदमिक एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91, शरीर के ढांचे यानी स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं। शरीर के ढांचे की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे,
तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर या फिर वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो ढांचा यानी स्ट्रक्चर, बनावट, तो बनावट को अपन किस नाम से जानेंगे? प्रश्न नंबर 91 का जो आंसर माना गया था दोस्तों वो शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी प्रश्न है, खूब बार पूछा जाता है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और कोशिका के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो 92 का सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों आपको जितनी भी लॉजी है, जैसे साइटोलॉजी हो गई, हिस्टोलॉजी हो गई, साथ ही में ऊतकों का अध्ययन से संबंधित हो गई, जो हेमेटोलॉजी हो गई, कार्डियोलॉजी हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई, ये सभी अपने को यहाँ पे लॉजी इनकी याद करने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये भी प्रश्न, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे दो तो आपको लॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, 2 नहीं 3 लगातार प्रश्न है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे लगातार 3 प्रश्न 92, 93 और 94 लॉजी के प्रश्न पूछे गए थे 2011 में लगातार। इजी प्रश्न है दोस्तों एक प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 93 और जो आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी यहाँ पे इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मसल्स के बारे में पूछा गया है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सोच सकते हैं दोस्तों 2011 सेकंड ग्रेड का पेपर जिसमें 3 प्रश्न तो लॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इजी नंबर 6 हो गए सीधे सीधे, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 94 और सही आंसर क्या माना गया था? वो मायोलॉजी माना गया था। नेक्स्ट और 95 देखें दोस्तों, शरीर की लंबी हड्डियां का कार्य है। दोस्तों शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं, लॉन्ग बोन होती है, उनका क्या कार्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। ताकत देना, सुरक्षा देना, लीवर का कार्य करना या मांसपेशियों को धरातल देना। लंबी हड्डियां होती है दोस्तों शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? जॉइंट वो एक्स का काम करते हैं। मांसपेशियाँ वो बल का कार्य करती है और लंबी हड्डियाँ होती है दोस्तों वो क्या करेगी? लीवर का कार्य करेगी। तो 95 में आंसर क्या माना गया था दोस्तों? लीवर का कार्य करेगी, ध्यान रखना है, जिसे अपन उत्तोलक कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96 देखें दोस्तों, और दोस्तों पेपर का लेवल किस प्रकार का लग रहा है वो जरूर बताइए आप। एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? एक धड़कन में यानी एक बार हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार धड़कने में कितना रक्त निकलता है? 70 ml, ध्यान रखना है। तो एक बार में जो रक्त निकलता है उसे अपन क्या किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों प्रश्न नंबर 96 और इसको यहाँ पे बोनस माना गया था दोस्तों, मैं बता दूं। हालांकि इसका ऑप्शन है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, इसे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यानी एक बार में क्या निकल के आएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं रहेगा, इसके जो बोनस माना गया था वो क्यों माना गया था? क्योंकि इसका ऑप्शन आंसर होना चाहिए था कार्डियक वॉल्यूम, इसे अपन कार्डियक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है। दोस्तों कंधे का जोड़ है वो किस प्रकार का जोड़ है वो अपने घर पे बताना है। 97 बताना है दोस्तों कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ रहेगा। और सही आंसर माना गया था दोस्तों, मैं बताऊं कंधे के जोड़ का वो बाल एंड सॉकेट जोड़ का यह माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों ये प्रश्न देखिए आप, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। अब दोस्तों देखिए अपन खोपड़ी में, हालांकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इसका क्या माना गया था? तो मानव खोपड़ी में 22 होती है, यानी 14 तो चेहरे में होती है, 8 खोपड़ी में, तो टोटल यहाँ पे 22। साथ ही में दोस्तों 6 कानों में होती है और 1 गर्दन के अंदर होती है, गले के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 7 हड्डियाँ और जुड़ेगी, तो 22 और 7 29 यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे 99, घुटने का जोड़ एक प्रकार का जोड़ का उदाहरण है। जो घुटने का जोड़ है वो किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? सरकने वाला, कब्जे वाला जोड़, धुरी जोड़, कॉन्डिलाइट जोड़। 99 में बताना है। और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे 99 का, वो ध्यान रखना है, कब्जेदार जोड़ यहाँ पे माना गया था, जो कोहनी के अंदर घुटने के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 100, कौन सी मांसपेशियाँ हमारे शरीर के वजन का 2/5 भाग होती है?
ध्यान रखना है कौन सी मांसपेशी है जो शरीर के वजन का 2/5 भाग रहेगी। ये प्रश्न पूछा गया था। स्वैच्छिक, अनैच्छिक, चिकनी या इनमें से कोई नहीं। 2/5 भाग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 और इसका जो आंसर माना गया था दोस्तों वो ध्यान रखना है। स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक मांसपेशियाँ है जिसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, वो यहाँ पे 2/5 भाग पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों। मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? जो मांसपेशियों के जो टिश्यू यानी ऊतक होते हैं, मसल्स, मांसपेशियों का ऊतक कौन सा कहलाता है? जिसे अपन सारकोमियर के नाम से जानते हैं। सारकोमियर मांसपेशियों का ऊतक या टिश्यू, उसमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 101 क्वेश्चन नंबर 101 में बताना आपको। और जो आंसर माना गया था दोस्तों वो ध्यान रखना है 75% इसमें पानी पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 102, जॉगिंग और खेलना करते हैं दोस्तों। जॉगिंग और खेलना है वो किस में करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। सख्त मांसपेशियाँ, कुछ मांसपेशियों को मजबूत करना, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना या मांसपेशियों को कमजोर करना। जॉगिंग और खेलना करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 102 का जो आंसर माना गया था वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 102 का सही आंसर माना गया था सभी मांसपेशियों को मजबूत करना, इसके लिए अपन जॉगिंग करते हैं और खेलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 103 देगा दोस्तों। एटीपी, एटीपी किस में भंडारित होता है? दोस्तों यहाँ पे एटीपी जिसे अपन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, तो ये किस में भंडारित होता है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अपने को 103 और इसको बोनस दिया गया था। ध्यान रखना इसको बोनस दिया गया था, क्यों दिया गया था वो आपको बताना है। दोस्तों अगर देखें एटीपी, तो एटीपी किस में होती है? तो ऊर्जा होती है, लेकिन संग्रहण का कार्य कौन करता है एटीपी का? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यानी ऊर्जा को एटीपी के रूप में इकट्ठी करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों। 104, एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है, उसे कितने भोजन की आवश्यकता होगी? ये कैलोरी के बारे में प्रश्न अपने को बताना है। 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, 2 घंटे का प्रशिक्षण ले रहा है, तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता उसे देनी होगी? 104 में बताना है। सही आंसर इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बोनस माना गया था, यहाँ पे बोनस दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ आपको क्यों दिया गया था वो जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो आप संतुलित बैलेंस डाइट है उसमें अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों। किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? कौन सी हेपेटाइटिस बीमारी है जिसका वायरस है वो सीधे संपर्क से हो जाता है? 105 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, यानी हेपेटाइटिस के कितने प्रकार को? ए बी सी ओ डी, यहाँ पे हेपेटाइटिस के प्रकार है। तो ए वाला अपन सीधे संपर्क में आने से यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों। कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? यहाँ पे कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर रहेगा? रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स या टेटनस? इजी आप बता सकते हो दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 106 और इसका आंसर माना गया था दोस्तों मलेरिया, और मलेरिया के फैलने का ध्यान रखना है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर की प्रजाति रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है? दोस्तों यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सी प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता अपने को होती है? हल्के व्यायाम, सख्त व्यायाम, लगातार व्यायाम या मध्यम प्रकार का व्यायाम? तो ध्यान रखना है दोस्तों, कंटिन्यू व्यायाम करते हैं, लगातार व्यायाम, डेली व्यायाम करते हैं तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 108, प्रत्येक संचारण वाला रोग है दोस्तों, प्रत्येक संचारण वाला रोग कौन सा है वो अपने यहाँ पे बता। एड्स, डिप्थीरिया, हुक वर्म या टीबी? प्रत्येक संचारण से 108 में बताना है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो माना गया था यहाँ पे टीबी। टीबी है वो प्रत्येक संचारण यानी संपर्क में आने से ही, श्वास से ही फैल जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 109, शारीरिक व्यायाम। प्रश्न नंबर 109 में देखना है दोस्तों यहाँ पे शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कौन से व्यायाम है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। एरोबिक, एनएरोबिक, आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक? प्रश्न नंबर 109 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों ध्यान रखना है एरोबिक व्यायाम कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाते हैं।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि व शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा विटामिन है जो शरीर की वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी यहाँ पे जरूरी है? कौन सा विटामिन रहेगा? प्रश्न नंबर 110 में जो दोस्तों ऑप्शन माना गया था वो रहेगा दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन आ जाएंगे, 7 प्रकार के इसके अंदर विटामिन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, वो सभी विटामिन यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 या B12, ये सभी इसके अंदर आने वाले विटामिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 111 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? यानी परंपरागत बातें पूछी गई है, उस मनोरंजन का साधन कौन सा नहीं है? परंपरागत का मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो कौन सा साधन नहीं है? नृत्य पहले से चल रहा है, संगीत चल रहा है, नाटक चल रहा है, लेकिन परंपरागत कौन सा इसका आंसर माना गया था? तो टीवी वो परंपरागत मनोरंजन का साधन नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 112 देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया गया था। भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, वो अपने पे बताना। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊं, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? वो HC बक। लेकिन भारत में खेल का जनक किसे कहते हैं? भारत में जो शारीरिक शिक्षा है उसका जनक अपन ने देख लिया HC बक, लेकिन भारत में खेल मनोरंजन का जो जनक है वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों GD सोंधी, यानी गुरुदत्त सोंधी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों यहाँ पे। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये परिभाषा किसकी है? जोसेफ ली, रामरो, जॉन डेवी या जॉन हिंसन? प्रश्न नंबर 113 का जो आंसर क्या माना गया था दोस्तों, वो यहाँ पे आंसर माना गया था जोसेफ ली, ध्यान रखना है जोसेफ ली। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिविर उद्योग कलाओं में, ध्यान रखना है, शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से कौन सा एक कौशल का समावेश है? शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से कौन सा किसी एक कौशल का समावेश है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गामा कौशल, प्रजाति कौशल, यांत्रिक कौशल या मानसिक कौशल? शिविर उद्योग कलाओं की बातें बताइए, है किसी एक कौशल का समावेश है। प्रश्न नंबर 114 का जो आंसर क्या माना गया था दोस्तों, वो यहाँ पे इसका बोनस दिया गया था, ध्यान रखना इसका बोनस माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों, 115, शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? दोस्तों शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन है वो दिया जाना चाहिए, वो अपने यहाँ पे बताना है। मांसाहारी भोजन, तरल पदार्थ वाला भोजन, तेलीय भोजन या सूखा मौसमी सब्जियां या मौसमी फलों वाला भोजन? 115 में बताना है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 115 और इसका भी ध्यान रखना है, बोनस दिया गया था। तो दोस्तों बोनस कितने प्रश्नों में दिया गया है? लगभग शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 10 से प्लस प्रश्नों में बोनस दिया गया है। लेकिन वो क्यों दिया गया है उसका कारण आपको प्रत्येक आंसर जो प्रश्न है उसके बारे में जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रत्येक प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है कि सर इसके में इसके कारण बोनस दिया गया है, ये सभी को अपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, प्राणायाम का तात्पर्य है। दोस्तों प्राणायाम है, इसका क्या तात्पर्य है वो अपने यहाँ पे बताएं। ज्ञानेंद्रियों का अनुशासन, एकाग्रता, चिंतन या श्वसन? प्राणायाम का तात्पर्य किससे रहेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर यहाँ पे 116 में माना गया था श्वसन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 117 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 117 थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही होगी। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? कौन सा कार्यक्रम है जो बालक बालिकाओं की शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? कैंप फायर, आखेट, आरोहण या तैराकी? 117 में बताना है दोस्तों आप। तो 117 में दोस्तों यहाँ पे माना गया था कैंप फायर है, वो ध्यान रखना है, वो बालक बालिकाओं के शिविर से संबंधित आवश्यक अंग रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 118, योगा का पितामह किसे कहा जाता है? योगा यानी योग भी अपन बोलते हैं, योग के पितामह किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 118 में
और इसका आंसर माना गया था दोस्तों, वो ध्यान रखना है, महर्षि पतंजलि इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों, 119। आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ये अपने को यहाँ पे बताना है कि सहमत है, सहमत नहीं है, पूरी तरह सहमत है या पूरी तरह असहमत है। 119 में बताना है। और दोस्तों इसका आंसर माना गया था वो है कि इसमें यहाँ पे सहमत है, यानी आसन शरीर के द्वारा करते हैं लेकिन प्रभाव किस पर डालेंगे, दिमाग पर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सहमत कथन है और इसे अपन सहमत है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 120। शवासन कौन से वर्ग में आता है? दोस्तों यहाँ पे शवासन करते हैं अपन, वो कौन से वर्ग में आता है? दोस्तों मैंने बताया था आसन 3 प्रकार के होते हैं, एक ध्यानात्मक, एक विश्रात्मक और तीसरा शरीर संवर्धनात्मक। तो आसन है वो शवासन कौन सी श्रेणी में आएगा? 120 में बताना है अपने को। तो यहाँ पे आराम यानी विश्रात्मक आसन में श्रेणी में आता है, आराम की श्रेणी में आसन आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 121 देखें दोस्तों। अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें से प्रथम 4 रूप का सही क्रम कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो माना गया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम। 4 हो गए कंटिन्यू लगातार 121 के अंदर। जो आंसर माना गया था वो यहाँ पे सही रहेगा, ए नंबर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122 देखे दोस्तों। योग कर्मेशु कौशलम परिभाषा किसने दी? दोस्तों योग कर्मेशु कौशलम है, योगा कर्मेशु कौशलम, वो परिभाषा किसके द्वारा दी गई? 122 में बताना है दोस्तों। और 122 में जो आंसर माना गया था दोस्तों वो भगवद गीता के अनुसार ये परिभाषा योगा कर्मेशु कौशलम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 123। किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योगा करने वालों के लिए है? कौन सा भोजन है जो सबसे ज़्यादा योग करने वालों के लिए सबसे अच्छा है? ये पूछा गया है, तामसिक, राजविक, सात्विक या राजसिक। 123 सही आंसर माना गया था दोस्तों, योग करने वालों के लिए सबसे अच्छा भोजन सात्विक श्रेणी का माना गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 124 देखे दोस्तों, 124। निम्न में कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? दोस्तों यहाँ पे शुद्धि क्रिया जो नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों शुद्धि क्रिया में षटक्रम कहते हैं अपन, इसे षटक्रम के नाम से जानते हैं, षटक्रम इसे अपन कहते हैं, जिसमें 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली। तो दोस्तों कल मैंने प्रश्नोत्तरी में गलत प्रश्न, इसका एक आंसर गलत बताया था कि लोहार की 2 अग्नि के समय कौन सी, तो मैंने वह नौली बता दिया था, लेकिन वो कपालभाति है, उसको आप करेक्शन कर लेना। बार बार ज़्यादातर दोस्त कमेंट करते रहे सर इसका आपने गलत बताया, तो आपको करेक्शन कर लेना है। तो शुद्धि क्रिया में क्या नहीं है, तो वो यहाँ पे कुंभक रहेगा। सही आंसर यहाँ पे माना गया था कुंभक। कुंभक यहाँ पे प्राणायाम से संबंधित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 125 देखे दोस्तों। निम्न में से कौन सा लक्षण हठ योग से संबंधित नहीं है? हठ योग का लक्षण यहाँ पे कौन सा नहीं? प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, आसन या मानसिक संतुलन। 125 में बताना है। और 125 में दोस्तों यहाँ पे माना गया था कि हठ योग से संबंधित नहीं है, वो शुद्धि क्रिया ये हठ योग से संबंधित नहीं है, मानसिक संतुलन, प्राणायाम, आसन इससे संबंधित माना गया। 126 में देखें दोस्तों, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? 126 में बताना है। चलिए दोस्तों 126 सही आंसर माना गया था इस हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर, इसे अपन स्पेंसर शिलर थ्योरी भी कहते हैं, यानी अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत है वो स्पेंसर शिलर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट और 127 देखें दोस्तों, मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन जरूरी है वो किस में लिए जरूरी है वो अपने क्या बताना है। प्रश्न नंबर 127 में मनोरंजन जरूरी है। तो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो माना गया था आत्म खुशी व मन की शांति के लिए मनोरंजन जरूरी है। ध्यान रखना, आत्म खुशी व मन की शांति के लिए मनोरंजन जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 128 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 128, कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं? दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग है, कैंपिंग के क्या उद्देश्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रैक्टिकल कौशल करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तित्व संबंध विकसित करना या सभी?
128 में बताना है। तो कैंपिंग के यहाँ पे इसका आंसर माना गया था दोस्तों, यानी ऊपर के सभी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट पर्सन, सेकंड लास्ट पर्सन नंबर 129 देखे दोस्तों पहले। कैंप के दौरान गाए जाने वाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था 2011 से संबंधित सेकंड ग्रेड में, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत किसके द्वारा लिखा गया। 129 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो माना गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये गीत लिखा गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट पर्सन देखते हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2011 का लास्ट पर्सन है। निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन के रूप में कहा। जो खेल के शब्द है उसको मनोरंजन के रूप में कहा। प्रश्न नंबर 130 बताना है। यानी निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन के रूप में कहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जॉन एच फाइनली, ध्यान रखना है ऑप्शन क्या माना गया था उत्तर, वो जॉन एच फाइनली माना गया था। तो ये रहा दोस्तों अपने शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011 सेकंड ग्रेड। देखना सेकंड ग्रेड का पेपर अपन ने सोल्व किया है दोस्तों। कैसा लगा पेपर और 130% में से कितना स्कोर आप कर पाए हैं, अगर ईमानदारी से किया है तो वो आप ज़रूर बताइए दोस्तों। इस प्रकार अपन जल्द ही नेक्स्ट और अगली जो एग्ज़ाम हो चुकी है उनका पेपर भी करवा देंगे बीच बीच में। लेकिन अपन यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी जल्द ही लेकर आएंगे 3 से 4 दिन के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना कॉमनवेल्थ, जो ओलंपिक हो गए, राष्ट्रीय खेल हो गए, जो फुटबॉल से संबंधित हो गए, वो सभी अपन उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।